आइए आज आवर्त सारणी मैंडलीफ की दी हुई आवर्त सारणी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने जाना था कि जब मैंडलीफ ने आवर्त सारणी पर काम किया तो 63 तत्व ज्ञात थे और इन सभी 63 तत्वों को उन्होंने अपनी सारणी में वर्गीकृत किया था। मैंडलीफ का जो आवर्त सारणी का सिद्धांत है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि तत्वों के गुणधर्म, अब वो गुणधर्म चाहे भौतिक हो या रासायनिक हो, उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। यानी परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अगर हम उन्हें बढ़ते क्रम में लगाएं तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म एक निश्चित अंतराल के बाद अपने आप को दोहराते हैं। इनकी आवर्त सारणी में जो ये बेटा खड़ी हुई पंक्तियां हैं उन्हें ग्रुप या समूह कहते हैं, और जो क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आप लेटी हुई पंक्तियां कह सकते हैं उन्हें पीरियड या आवर्त कहते हैं। एक बार इनके मैंडलीफ के जो पीरियोडिक टेबल, इनकी सारणी को, इसका चित्र मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। लास्ट टाइम भी हमने इसको वीडियो में देखा था और कई क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे उससे रिलेटेड। सो लेट्स हैव अ लुक अगेन। ये आपके सामने मैंडलीफ की आवर्त सारणी का चित्र है। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप्स लिखा हुआ है यानी कि ये समूह हैं, खड़ी हुई पंक्तियां इस तरह से, और ये जो लेटी हुई क्षैतिज पंक्तियां हैं 1 2 3 4 5 6, ये हैं आपके पीरियड्स या आवर्त। ये 6 हैं और समूह जो होते हैं वो 6 होते 8 हैं, सॉरी, समूह कितने हैं? 8। सो आइए वर्कशीट पर वापस चलते हैं। इनकी आवर्त सारणी की उपलब्धियां एक सफल प्रयास क्यों माना गया? क्योंकि इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। अनुमान लगा लिया कि आने वाले समय में अगर कोई तत्वों की खोज होगी तो वे कहाँ पर उनकी सारणी में उन्हें जगह मिलेगी, स्थान मिलेगा। जैसे कि इन्होंने जो अनुमान लगाया था वो एक्का बोरॉन, बोरॉन से मिलता जुलता, एल्यूमिनियम से और सिलिकॉन से, इसलिए इन्होंने नाम दे दिया एक्का बोरॉन, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन। और जब बाद में इन तत्वों की खोज हुई, इनके असली नाम रहे स्कैंडियम। जो एक्का बोरॉन था उसका नाम स्कैंडियम पड़ा, एक्का एल्यूमिनियम का गैलियम और एक्का सिलिकॉन का जर्मेनियम। तो इसका, इनकी सारणी की क्या एक खासियत रही कि इन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया, कुछ खाली स्थान पहले ही छोड़ दिए कि आने वाले समय में जिन तत्वों की खोज होगी वे यहाँ पर फिट बैठेंगे। और दूसरी उपलब्धि ये रही कि जो इन्होंने गुण धर्मों का अंदाजा लगाया था, अनुमान लगाया था, वो बिल्कुल सही और सटीक बैठे। जैसे कि एक्का एल्यूमिनियम के बारे में इन्होंने कहा कि उसका परमाणु द्रव्यमान 68 यूनिट होगा, और जब गैलियम, यानी जिसका असली नाम गैलियम है, जिसे एक्का एल्यूमिनियम कहा था मेंडलीफ ने, उसका परमाणु द्रव्यमान 69.7 यूनिट आया भी उसी के नजदीक जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था। ऑक्साइड का सूत्र E2O3 बोला इन्होंने, और गैलियम का Ga2O3 होता ही है बिल्कुल एल्यूमिनियम के जैसा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि उसके गुणधर्म एल्यूमिनियम से मिलेंगे, ये उसी सारणी में किसी स्थान पर आएगा। क्लोराइड का सूत्र ECl3, ई मतलब इन्होंने उस जिसकी खोज नहीं हुई है उसको नाम दे दिया था एक्का, एक्चुअली इंग्लिश में लिखा होता है एक्का, इसलिए E2O3 या ECl3 एक जनरल सा नाम दे दिया इन्होंने, सिंबल दे दिया। और जब गैलियम की खोज हुई तो उसके क्लोराइड का सूत्र भी GaCl2 ही निकला। तो ये जो अनुमान था उसे सही पाया गया, और ये कितनी बड़ी देखो है कि एक इंसान ने पहले ही इस बात का अनुमान लगा लिया और जो प्रिडिक्ट किया उसके गुणधर्मों के बारे में वो बिल्कुल सही निकला। तो एक मामले में ये काफी काबिले तारीफ था। अब इनकी आगे की उपलब्धि और देखते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को, जिनकी खोज काफी बाद में हुई है, उत्कृष्ट गैसें जानते हैं ना, जिनका आखिरी कोश पूरा भरा हुआ होता है और जो किसी के साथ क्रिया नहीं करते, निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं इन्हें, जैसे कि ऑर्गन है या नियॉन है या हीलियम है। इन सब के बारे में आपने जाना था। मैं यहाँ फिर रिपीट कर रही हूँ कि 9th क्लास का अपना लेसन 4 जरूर देखिएगा, वहाँ ये सब शब्दों और इन सब तत्वों के बारे में आपको एक बेस कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और इस लेसन को समझने में आसानी होगी। तो जब उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई तो उन्हें मेंडलीफ की सारणी में एक नए समूह में रख दिया गया, बिना पुराने किसी भी तरह के क्रम को अव्यवस्थित किए, बिना किसी चीज के साथ छेड़छाड़ किए उन्हें सारणी में जगह मिल गई। तो मेंडलीफ ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना था। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जरूर लगाया था उन्होंने, टॉबरनियर और न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार की तरह, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन एक चीज जो इन्होंने अलग की थी और जिसकी वजह से ये काफी सफल रहे वो यही था कि इन्होंने गुण धर्मों को, रासायनिक गुण धर्म होते हैं ये जो हाइड्राइड और ऑक्साइड बनते हैं, ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद और हाइड्रोजन से जुड़ने के बाद हाइड्राइड और ऑक्साइड बनना रासायनिक गुणधर्मों में आता है। आगे जाकर के ये पता चला था कि रासायनिक गुणधर्म जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित होते हैं, बस यही थोड़ी सी इनकी कमी रह गई थी। अदरवाइज इन्होंने, क्योंकि ये रासायनिक गुणधर्मों को आधार मान लिया था, तो ये काफी हद तक आज की आवर्त सारणी के नजदीक पहुंच गए थे।
लेकिन क्योंकि ये पूरी तरह से सफल नहीं रहे, कुछ कमियां रही, तो आइए जानते हैं इनकी सीमाओं और कमियों के बारे में। कि इन्होंने हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता ये नहीं लगा सके थे। एक्चुअली होता क्या है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, मैं आज की ज्ञान के अनुसार बता रही हूँ, जो आज हम सब जानते हैं कि इसकी परमाणु संख्या 1 है और इसके k कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इसके जो गुण धर्म है ना, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको ले भी सकता है, दे भी सकता है और किसी से ले भी सकता है, ताकि इसके अंदर 2 पूरे हो जाएं और इसका जो पहला कोश है k कोश वो पूरा हो जाए, कंप्लीट भर जाए। तो इसके जो गुण धर्म है, लेना, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है। तो क्षार धातुएं जो कि इलेक्ट्रॉन दान करती हैं, हेलोजन जो कि इलेक्ट्रॉन को लेती हैं क्लोरीन वगैरह की तरह, तो ये दोनों की तरह ही अपना व्यवहार प्रदर्शित कर पाता है। तो ये हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाए कि भाई मैं इसको क्या मानूं, किनके साथ इसके गुणधर्मों का मिलान करूं। तो एक ये रहा कि हाइड्रोजन की स्थिति का पता नहीं लगा सके। दिस इज द मेन लाइन। अगर आपसे 3 नंबर में इनकी सीमाएं पूछा जाएगा तो आप सिर्फ इतना सा लिखेंगे कि ये हाइड्रोजन की सही स्थिति नहीं बता पाए। अब देखिए ना, क्षारीय धातुओं की अब यहाँ इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है समझाने के हिसाब से कि क्षारीय धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। अब जैसे देखो, ये सोडियम है, ये क्षारीय धातु है, तो ये क्लोरीन के साथ मिलकर NaCl बना रहा है, ये भी HCl बना रहा है। ये ऑक्सीजन के साथ Na2O बना रहे हैं, ये H2O बना रहा है। ये Na2S बना रहा है, ये H2S बना रहा है। लेकिन ये हेलोजन्स की तरह द्विपरमाणुक अणु हैं और धातु और धातु के साथ अब अभिक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक भी बनाते हैं। मतलब जैसे क्लोरीन क्लोरीन से जुड़ करके, क्लोरीन एक हेलोजन धातु है, Cl2 बनाता है, उसी तरह हाइड्रोजन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके H2 बनाते हैं। तो इसके गुणधर्म क्लोरीन से भी मिल रहे हैं, इसके गुणधर्म सोडियम से भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये मेंडलीव नहीं पता लगा पाए कि क्या कैसा है हाइड्रोजन, क्या ये क्षारीय धातु है या ये हेलोजन की तरह है। तो यहाँ वो थोड़े से एक कंफ्यूजन में चले गए और उसकी स्थिति को सही स्थान नहीं दे पाए। अगली सीमा इनकी ये रही थी कि इन्होंने जो आधार माना था वो परमाणु द्रव्यमान को माना था। अगर परमाणु संख्या को, जो कि बाद की आधुनिक आवर्त सारणी में माना गया, अगर उसे आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा। क्योंकि समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक की परिभाषा को आप रिकॉल कीजिए कि समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक होते हैं जिनकी परमाणु संख्या एक जैसी होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। ठीक है, अब इनके हिसाब से भी परमाणु द्रव्यमान अलग है तो स्थान भी अलग अलग होगा। लेकिन अगर जब परमाणु संख्या को आधार माना गया तो उनको एक ही स्थान मिला। तो यहाँ भी ये बात आने वाले समय में गलत साबित हो गई कि समस्थानिकों को अलग स्थान दे दिया, जबकि उन्हें तो सेम स्थान मिलना चाहिए क्योंकि उनकी परमाणु संख्या एक ही है उनकी परिभाषा के हिसाब से। और तीसरी कमी इनकी ये रही कि जब वो एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में परमाणु द्रव्यमान के क्रम से लगा रहे थे, बढ़ते क्रम में लगा रहे थे, तो वो नियमित रूप से बढ़ नहीं रहा था। कहीं पर क्या हुआ कि जो कम वाला परमाणु द्रव्यमान है उसे तो बाद में रख दिया और जिसका ज्यादा है उसे पहले रख दिया। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्रम जो है वो गड़बड़ा गया, क्योंकि वे रासायनिक गुणधर्मों को मिलाने की जब कोशिश कर रहे थे तो द्रव्यमान बिगड़ रहा था, द्रव्यमान के क्रम में लगाए तो गुणधर्म नहीं मैच कर रहे थे, क्योंकि ये आधार ही गलत था। ये जो परमाणु द्रव्यमान वाला आधार है ये गलत था, क्योंकि जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं किसी भी तत्व के, उसे कौन डिसाइड करता है? परमाणु संख्या, ना कि परमाणु द्रव्यमान। इसलिए पीछे के जितने भी प्रयास रहे, चाहे वो डॉबरनियर के थे या न्यूलैंड के थे या मेंडलीव के रहे, ये गलत रहे, क्योंकि रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो परमाणु संख्या से निर्धारित किए जाते हैं, ना कि द्रव्यमान से। तो इस प्रकार ये 3 सीमाएं हैं जिनका आप अगर नोट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो आपने सिर्फ ये लिखना है कि हाइड्रोजन की स्थिति का सही पता नहीं लगा सके। दूसरा आप लिखेंगे कि समस्थानिकों को सही स्थान नहीं दिया। समस्थानिकों को आप लिखिए, समस्थानिकों को सही स्थान नहीं, बस इतना सा लिख लेंगे। और दूसरी बात है, परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता था इनकी सारणी में। सो ये सेकंड है और हाइड्रोजन वाली बात फर्स्ट है एंड दिस इज थर्ड। तो ये 3 लाइनें अगर आपने लिखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे इनकी एक्सप्लेनेशन या उदाहरण मांगा जाए तब आप ये सारी डिटेल देंगे, बट यूजुअली वैसे 3 सीमाएं और इनकी 3 उपलब्धियां, सिंपल 3 लाइंस आपने लिखनी है। जैसा कि अब यहाँ क्वेश्चंस में भी आया हुआ है आपका, यहाँ क्वेश्चंस में भी है कि कौन आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं, तो मेंडलीव माने जाते हैं। इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किया, तो इन्होंने ये हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के
समीकरण वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। और एक लाइन यहाँ आप जरूर लिखेंगे कि इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को लगाया। द्रव्यमान वाली बात जरूर आनी चाहिए जहां तक मेंडलीव का कंसर्न है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा, इस प्रकार के तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए और ये भी बताइए कि इन्हें क्या नाम दिया गया। तो ये आपके सामने यहाँ टेबल में इनके जो नाम उन्होंने दिए थे अनुमानित और जो इनके वास्तविक नाम है ये भी दिए गए हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। और ये ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या थी और मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे वैसे तो न्यूलैंड और डॉबरनियर पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पर उनका मिला जुला के दोनों का इकट्ठा ही क्वेश्चन बन जाता है 3 नंबर का। बट यहाँ मेंडलीव के बारे में ये भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है क्वेश्चन। तो यहाँ आप इनके डायरेक्टली ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्कृष्ट गैसों को स्थान दिया जा सका, ये आप इसका लिख सकते हैं। मतलब आपने की पॉइंट्स बना लेने हैं छोटे छोटे, इस तरह के सेंटेंसेस और शब्दों पर ही आप सीमित रहिए, जिससे आपको लर्निंग करने में काफ़ी आसानी होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेंडलीव एंड आई होप कि अब आपकी जब नेक्स्ट वर्कशीट आएगी तो हम उसमें आधुनिक आवर्त सारणी के सिद्धांत और उसके बारे में जानेंगे। और वहाँ से आपका मेन चैप्टर, अगर मान लीजिए कि ये चैप्टर एग्जाम में 10 मार्क्स का है, तो इसमें से 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन अभी तक वाले टॉपिक्स में से आएंगे और 6 मार्क्स का पेपर, 6 या 7 मार्क्स का पेपर आपका आधुनिक आवर्त सारणी से आएगा, जो कि ज़्यादा मेन है और जो आज की डेट तक भी बिल्कुल सटीक है और एप्लीकेबल है जितने भी अब तक तत्व ज्ञात हुए हैं। तो उसके बारे में जानेंगे। और तब तक इतना टॉपिक्स को आप रिवाइज कीजिए एंड गुड लक, लर्निंग करते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।